Hello student, myself Mrs. Lalita Parmar from NCMS Jhava. Today we start our revision lesson number 5, natural disaster. A disaster is defined as an unexpected event resulting in great damage, loss and destruction of life and property. Natural events occurring on the earth that cause great damage or loss of life are called नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? अचानक से आए हुए परिवर्तन, है ना. किसमें? अर्थ में जैसे अचानक से परिवर्तन आ जाते हैं तो उसमें क्या बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का और लाइफ का लॉस हो, वो क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल डिजास्टर, है ना. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स? नेचुरल डिजास्टर्स आर, फर्स्ट वन इज द अर्थक्वेक, सेकेंड वन इज द volcanoes, third tidal waves and tsunami, fourth one is a flood and fifth one is a drought. Okay, इन 5 के बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे इस वाले रिवीजन में. फर्स्ट है हमारा अर्थक्वेक, है ना. अब अर्थक्वेक क्या होता है, क्यों आता है, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्क्राइब करें. द सडन मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. ठीक है, एकदम सडनली अर्थ सरफेस जो है वो क्या हो जाए, सडनली वाइब्रेट करने लग जाए, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? अर्थक्वेक. दिस मोमेंट्स आर कॉज्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक्स डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट. ओके, अर्थ ये क्यों होता है? जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर जो लेयर्स है वो अपनी प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है ना, जिसकी वजह से जैसे नीचे वाली प्लेट से वो शिफ्ट हुई तो ऊपर वाली प्लेट का नीचे आ जाएगी, उससे वाइब्रेशन जो होगा वो अर्थ के बिल्कुल सरफेस पर महसूस होगा. ओके, The actual point deep inside the earth where an earthquake begins is called the focus. ठीक है, जहाँ से earthquake start होता है उसे क्या हम बोलते हैं? Focus. Okay, and the point on the earth surface directly above the focus is called the epicenter. और जो focus से just ऊपर होगा, just ऊपर, है ना, उसे क्या बोलेंगे हम? Epicenter. The maximum effects of the earthquakes is felt at the epicenter and the इफेक्ट रिड्यूस एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. ठीक है, जैसे एपिसेंटर पे क्या सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, लेकिन जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूर जाएंगे, डिस्टेंस करेंगे, वैसे वैसे उसका जो वाइब्रेशन है वो लो होता जाएगा, है ना. लुक दिस, ये आपका जो अर्थ है इसके ऊपर का क्रस्ट है, क्रस्ट में यहाँ पर ये वाला कोई पॉइंट है जहाँ पर क्या वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, मीन्स फोकस. दिस कॉल्ड इज अ फोकस, दिस पॉइंट. एंड जस्ट इसके अबाउ जो ऊपर सरफेस पे उसे क्या बोलेंगे हम? एपिसेंटर. और एपिसेंटर का वाइब्रेशन कहाँ? यहाँ मैक्सिमम. जैसे जैसे आप डिस्टेंस मूव करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसका इफेक्ट लो होता जाता है. आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स, अब अर्थक्वेक आने के बाद क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ट्रीज, रोड्स एंड व्हीकल्स. बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं ना, रोड्स क्रैक हो जाते हैं ना, ट्रीज टूट जाते हैं, व्हीकल्स गिर जाते हैं, टूट जाते हैं उनके ऊपर. ठीक है, फिर सेकंड वन इज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ. लाइफ में क्या क्या है? ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है. थर्ड वन इज स्प्रेड ऑफ डिसीजेज. जितनी भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज स्प्रेड आउट होती है. ओके, मेजरिंग अर्थक्वेक्स एंड देयर इफेक्ट्स. अब हम मेजर कैसे करते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू इतनी थी, उसको मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं. फर्स्ट वन इज द सिस्मोग्राफ और सेकेंड वन इज स्केल है ना, रिचर्ड स्केल होती है. द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ. ठीक है, सिस्मोग्राफ की एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम उसे मेजर करते हैं. सेकेंड वन इज द रिचर्ड स्केल इज अ स्टैंडर्ड स्केल यूज्ड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. ठीक है, इसकी स्केल कितनी है? 1 से लेकर 10 तक होती है ना. नंबरिंग इस पर 1 to होता है तो ठीक है, नॉर्मल वाइब्रेशन होता है, नॉर्मल आया. लेकिन अगर 6 से अबाव होता है दैट मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाइब्रेशन हुआ, बहुत बड़ा भूकंप आया है. ओके, सेफ्टी मेजरिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक्स. अब क्या सेफ्टी हमें यूज़ करना चाहिए? अर्थक्वेक जब आता है तब उस वक्त, है ना.
First one is here are some safety measures you can take to be safe during an earthquake. First one is do not run around in panic. जैसे आए तो घबरा कर इधर उधर नहीं भागना चाहिए हमें. Second one is if you are inside a room, अगर आप inside हैं, रूम के अंदर हैं, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल और अ बेड, है ना. शेल्टर कीजिए टेबल या बेड के नीचे, ताकि ऊपर से कुछ चीज़ें गिरे तो वो टेबल और जो आपके ऊपर जो है शेल्टर आपको बचा रहा है उसके ऊपर गिरे, डायरेक्टली वो आपके ऊपर ना आए. थर्ड वन इज डू नॉट स्टैंड अंडर और नियर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फॉल एंड हर्ट यू. ठीक है, ऐसी जगह ऐसी चीज़ के नीचे मत खड़े रहिए कि जो आपके ऊपर गिर जाए, है ना, जिससे आपको हर्ट हो. ठीक है. डू नॉट यूज एन एलिवेटर इफ यू आर ऑन द अपर फ्लोर्स. ठीक है, अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में है जहाँ पर अपर फ्लोर पर हैं आप, तो प्लीज लिफ्ट का यूज ना करिए. क्या करिए, ऑलवेज यूज द स्टेयरकेस. आपको क्या यूज करना है, सीढ़ियों के थ्रू आपको नीचे आना है. इफ यू आर आउटडोर्स, ठीक है, अगर आप बाहर हैं, स्टैंड इन एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्रीज. और ऐसी प्लेस पर खड़े रहिए जहाँ पर ट्री नहीं हो, बिल्डिंग नहीं हो, उनसे दूर जाकर खड़े रहिए. नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी की छाँव में या किसी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, वहाँ नहीं होना हमें. नेक्स्ट वन इज द वॉल्केनोस. हमारा नेक्स्ट है वॉल्केनोस. ठीक है, द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मोल्टेन रॉक कॉल्ड मैग्मा. है ना, हमें पता है, हमने पहले बहुत बार पढ़ चुके इस चीज़ को कि जो अर्थ का जो कोर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, मोल्टेन है रॉक से, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, मैग्मा. A creek or vent on the earth's surface that allow that magma from below the surface to come out is called a volcano. ठीक है, जो अर्थ सरफेस पर जो लिक्विड मैग्मा है वो आना, बाहर आना थ्रू द वेंट के थ्रू बाहर आना, उसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्केनोस कहते हैं. ठीक है, ये अर्थ में है, ये मैग्मा है, दिख रहा है आपको, ये वेंट के थ्रू बाहर आ रहा है, बाहर जो प्लेस पर निकलता है उसे क्रेटर बोलते हैं. और यहाँ से इसमें से बहुत सारी गैसेस निकलती है, जिससे क्या एकदम ऐसा हो जाता है, क्लाउड बन जाता है वॉल्केनिक ऐश राख का. ठीक है, और ये लावा बाहर निकल के क्या हो जाता है, जैसे जैसे कूल होता जाता है वैसे वैसे वो हार्डन होता जाता है और जमता जाता है. ओके, और ऐश लेयर, ये सारी क्या है, जब ये धूल जो है इसमें से डस्ट वगैरह जो निकलता है, जो धुआं या ऐश निकलता है, वो सारा इस पर जमता जाता है और इस तरह का हो जाता है. ओके, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है. फिर वॉल्केनोस आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ फ्रिक्वेंटली दे इरप्ट. ठीक है, वॉल्केनो को 3 टाइप्स में डिवाइड करा है, किस आधार पर, कि वो किस तरह से इरप्ट होते हैं, वो कितनी बार निकलता है उसमें से मैग्मा बाहर. ठीक है, फर्स्ट वन इज द एक्टिव वॉल्केनोस, सेकेंड वन इज द डॉर्मेंट वॉल्केनोस, थर्ड वन इज द एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस. फर्स्ट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्टिव वॉल्केनोस. एक्टिव वॉल्केनोस नाम से पता चला है एक्टिव है, दैट मीन्स वो रिपीटली निकल रहा है उसमें से ना. दीज आर कंसिडरेड टू बी हाईली डेंजरस. ये क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्यों, दे मे इरप्ट एट एनी टाइम और हैव इरप्टेड इन रिसेंट ईयर्स. है ना, ये कभी भी निकल सकता है, कुछ सालों पहले या कुछ अभी थोड़े समय पहले ही निकला होगा उसमें से. ठीक है, सेकेंड वन इज द डॉर्मेंट वॉल्केनोस. वॉल्केनोस that have not erupted for a long period but may erupt in future are called dormant volcanoes. मतलब बहुत समय तक उसमें से वो erupted नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर वो हो सकता है ना, इसे कहेंगे डॉर्मेंट वॉल्केनोस. थर्ड नंबर है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस. वॉल्केनोस दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इन द फ्यूचर आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. मतलब ऐसा वॉल्केनो जो फ्यूचर में भी कभी इरप्ट नहीं होगा, उसमें से कभी भी मैग्मा बाहर नहीं आएगा. ठीक है, अब आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद क्या होता है, तो फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फार्मलैंड्स एंड रोड्स, डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइफ. अभी बताया था आपको कि डिसीज भी होती हैं इसके थ्रू, नेचुरल डिजास्टर के थ्रू, और लाइफ का लॉस भी होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाएगी. ठीक है, सेकेंड वन इज वॉल्केनिक डस्ट ब्लॉक सनलाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ठीक है, वॉल्केनिक जो डस्ट लेकर बहुत समय तक सनलाइट को ब्लॉक कर देगी, विच लीड टू चेंज इन द वेदर पैटर्न, और वेदर पैटर्न को वहाँ पर चेंज कर देगी. स्प्रेड ऑफ डिसीजेस. नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. अब वॉल्केनिक इरप्शन के बाद क्या हमें एडवांटेज, क्या बेनिफिट मिलता है ना. आफ्टर अ वॉल्केनिक इरप्शन द सॉइल बिकम्स वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर फार्मिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी रहेगी. क्यों रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स बाहर आते हैं. ठीक है, सम ऑफ द वॉल्केनिक लोकेशन कैन यूज टू जनरेट
जियोथर्मल एनर्जी ना, बहुत सारे ऐसे हैं वॉल्केनिक प्लेसेस जहाँ पर उसे किसके लिए यूज़ किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर है हमारा टाइड्स, वेव एंड टाइडल वेव्स एंड सुनामीज। ओके, टाइड्स द साइक्लिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल्स caused due to the gravitational pull of the sun and the moon। ठीक है, क्या होता है जब ये स्ट्रेट लाइन में आते हैं सन, मून और अर्थ, तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स मून एंड सन का किस पर ऑकर होता है, अर्थ के ऊपर। ठीक है, उसके थ्रू जो वाटर है वो थोड़ा सा अप डायरेक्शन में जाता है, वो उनकी तरफ खिंचाव होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो उसकी जो लेयर्स होती है वो अप हो जाती है, राइज होती है और फिर वापस डाउन हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, टाइड्स बोलते हैं। ओके, At times the waves on the sea are high and sometimes they are low। कुछ समय बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। Tides reach the maximum height when the sun, the moon and the earth are in a straight line। जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं तभी बहुत ज़्यादा वेव्स की हाइट ज़्यादा होती है ना। Rise of a large amount of water in the form of huge waves from ocean due to the underwater earthquake, volcanic eruption, it is called a tsunami। ठीक है, अब सुनामी कैसे आता है, जब अर्थ के अंदर, ओशियन के अंदर, ठीक है, क्या हुआ, अर्थक्वेक्स हो या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो, उसके थ्रू जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर वेव्स बाहर आती है, वाटर वेव्स, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सुनामी बोलते हैं। व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट अंडर वाटर बॉडीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, जब कुछ भी प्रॉब्लम अंदर अर्थ के अंदर होगी तो सारी कहाँ निकलेगी, एनर्जी बाहर की तरफ आएगी, which leads to the formation of huge wave। और वो क्या कहती है, बहुत लंबी बड़ी वेव्स को बनाती है। लार्ज सुनामी वेव्स लीड टू द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर सुनामी आ रहा है तो क्या हो जाएगी, उससे प्रॉपर्टी को और लाइफ को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इट इज एडविजिबल टू स्टे एट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ड्यूरिंग अ सुनामी थ्रेट। ठीक है, ऐसे बचने के लिए क्या है, ऐसी जगह जहाँ से थोड़ा सा दूर रहे हम, है ना। अब नेक्स्ट वन इज द फ्लड्स। फ्लड्स क्या है, 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, वी नो अबाउट इट ना। व्हेन वाटर बॉडीज लाइक द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स हैव एक्सेस वाटर, दे ओवरफ्लो लीडिंग ऑफ फ्लड्स। ठीक है, अब क्या है, लेक्स है, रिवर्स है ना, इनके अंदर अगर ओवरफ्लो वाटर हो जाए, जितना बह रहा होता है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, रिवर्स, लेक वगैरह में से बाहर आ जाएगा ना, वही क्या कहलाता है, हमें फ्लड्स कहलाता है, मीन्स बाढ़ कहलाता है। फ्लड्स ऑकर ड्यू टू द फॉलोइंग नेचुरल फैक्टर्स। कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू फ्लड्स आता है ना। फर्स्ट वन इज द हैवी रेनफॉल, सेकेंड वन इज द लो प्रेशर रीजन फॉर्म्ड इन द ओशियन, थर्ड वन इज एक्सेस मेल्टिंग ऑफ स्नो इन द माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। ठीक है, फर्स्ट वन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, सेकेंड वन इज क्या है कि लो प्रेशर रीजन ओकर हो जाए ओशियन में तो हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में माउंटेन्स है या ग्लेशियर है, वहाँ का आइस क्या हो जाए, मेल्ट होकर रिवर्स में आ जाए तो भी फ्लड्स हो सकता है ना। फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। First one is the constructing proper streams or channels for the excess water to flow through। अब रिवर्स के आसपास ऐसे कैनाल्स बना देनी चाहिए कि ओवरफ्लो जो वाटर हो उसके थ्रू बाहर चला जाए ताकि वो फ्लड में कन्वर्टेड ना हो। फिर प्लांटिंग इनफ ट्री टू स्लो डाउन द फोर्स विथ विच वाटर फ्लोज। ठीक है, और है ना बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ट्रीज अगर हम ग्रो अप कर दें तो क्या करें, वाटर का जो फ्लो है वो क्या कर देंगे, ये ट्रीज कम कर देंगे, जिसकी तरह बाढ़ जो है वो नहीं आ पाएगी। थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिंग प्रॉपर एम्बैंकमेंट दैट कंट्रोल द लेवल ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू द रिवर्स। ठीक है, रिवर्स के जो बैंक है उसको बहुत ऊपर की तरफ कर दे, थोड़ा अच्छा प्रॉपरली उसको बना दे जिसके थ्रू वाटर उसी के अंदर बहता रहे, उसके बाहर ना आए। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज द लॉस ऑफ लाइफ, थर्ड वन इज द सेकेंड वन इज द डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज, क्योंकि वाटर इसमें इंक्लूड है इसलिए जितनी भी डिसीज होगी वाटर से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट वन इज द ड्रॉथ। ड्रॉथ इज द कंडीशन और स्टेट ऑफ सर्वर शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है,
तो बोथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड, ठीक है। सम ड्रॉथ आर ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन वेयर एज सम कंटिन्यू फॉर ईयर्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कैसे ड्रॉथ आता है, जैसे वाटर लेवल जो है कम हो जाए, है ना, अंडरग्राउंड सरफेस वाटर अगर कम हो जाता है उसके थ्रू। सेकंड वन इसे क्या है आपका इसमें कि बारिश बहुत सालों से बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हो रही है तो भी ड्रॉथ हो सकता है, ठीक है। ड्रॉथ्स ऑकर ड्यू टू द लेक ऑफ और insufficient rainfall along with excessive uses of extincting water resources, ठीक है। अगर वाटर लेवल वहाँ पर कम है तो वहाँ पर ड्रॉथ ऑकर हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ ड्रॉथ, ड्रॉथ के क्या इफेक्ट है? सम इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉथ आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप, क्रॉप नहीं होगी ढंग से, ठीक है। माल न्यूट्रिशन एंड डेथ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, माल न्यूट्रिशन मतलब खाने में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपरली वहाँ पर क्रॉप ग्रोअप नहीं होगी तो वहाँ पर खाने को सब चीज़ें नहीं अवेलेबल होगी, ठीक है। वो किस पर इफेक्ट करेगा? ह्यूमंस पर एंड एनिमल्स ऑल्सो। थर्ड वन इज द मास मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत बड़े अमाउंट में पीपल्स वहाँ उस स्थान पर जहाँ पर ड्रॉथ, जहाँ पर सूखा पड़ा, वहाँ से दूसरी प्लेस पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है लेसन। ये आपके लिए वर्कशीट है। फर्स्ट वन इज एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, इसमें से एक पर आपको आंसर को टिक करना है। सेकंड है आपका फिल इन द नेम द फॉलोइंग, आपको इनके नेम बताना है कि इन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, आप यस नो वगैरह में जैसे आपको जितना लेसन एक्सप्लेन किया है उसके थ्रू आपको इसका आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है और कंप्लीट करके रखनी है। ओके, आपकी एग्जाम आने वाली है, प्लीज़ रेडी हो जाइए, अपनी कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको मार्क्स दे सके हम लोग, है ना। और अपने प्रिपेयर कर लीजिए से लेसन प्लान अच्छे से प्रिपेयर करिए और लर्न करके रेडी रहिए फॉर एग्जाम। ओके, थैंक यू।